हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो ये था कि मतलब ग्रैंडफादर के जो मिडिल वाले भाई थे उनकी वाइफ के बारे में लोगों का ऐसा कहना था, ये जो पर्सन है उनकी वाइफ तो ये काला जादू करती हैं या जादू टोना करती हैं। बट सबको डर भी इतना लगता था इनसे। तो ऐसा था कि धीरे धीरे हमारे घर में कुछ कुछ चीजें गलत होने लगी। उसके साथ साथ क्या हुआ कि हद तब हो गई जब तो मैं बॉम्बे में जॉब करती थी। तब मेरी एक कोलीग कम फ्रेंड कह लो मुझे रिपोर्ट करती थी, उसकी मैरिज थी। तो उनका मुझे 9 बजे फोन आया कि ना यार मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। मैंने कहा इतनी लेट? मैंने उनको बोला कि आप ऑटो कर लो। तो वो उसने ऑटो में बैठी। मीरा रोड से जस्ट पहले एक जगह थी बोरीवली, वहां पे जाकर के ना उनका ऑटो ने सडनली टर्न लेके बाय लेन में आ गए। फिर उन्होंने थोड़ा डरते हुए पूछा भैया आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों लेके जा रहे हो? तो नहीं ना कुछ उनको अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज ना आती जा रही है। तो जैसे एकदम से तो एक कॉलोनियल बंगलो है मुक्तेश्वर के पास, उसको 90s में एक किसी मेहता फैमिली ने खरीदा। अजीब बात है कि वो फैमिली वहाँ जा रही है, घर के अंदर जाते ही उनके कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। लाइक वो भौंक ही नहीं पा रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट वो ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग मेंटल थे, पागल हो चुके थे, इतना मतलब अकेले और आइसोलेटेड रह के। उसके बहुत सालों बाद कोई भूला भटका व्यक्ति उस खंडर घर में कभी रात बिताने के लिए रुक गया या वहाँ पे रुक गया। तो अगले दिन वो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए हॉरर पॉडकास्ट में। हमने तरह तरह के गेस्ट्स को होस्ट किया है। स्पेशली अगर मैं हॉरर से रिलेटेड गेस्ट्स के बारे में बात करूं, लोग अपने इंसिडेंट्स शेयर करते हैं, लोग इधर उधर से भी स्टोरीज लाके सुनाते हैं, लेकिन कोई इंसान जो खुद अपने हॉरर स्टोरीज में इतना घुसा हुआ है, ऐसे इंसान बहुत कम आते हैं हमारे चैनल पे। कहने का मतलब है हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद हॉरर स्टोरीज लिखते हैं और रिसर्च करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा वो हॉरर में घुसे हुए हैं। तो बिना देरी किए, बिना आपको बोर किए, क्विकली हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। उसके बाद फिर कहानियों का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम टू दी मानस शो कनिका जी। कैसे? थैंक यू सो मच मानस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड इट्स एन ऑनर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये डायलॉग मैं पॉडकास्ट के बाद बोलता हूँ बट क्योंकि हमने ऑफ कैमरा इतनी सारी बातें कर ली, आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो उतना ही एंजॉय करेगी जब आप अपने कहानियों का पिटारा खोलेंगे, होपफुली। कनिका जी, फर्स्ट जो स्टोरी है वो किस तरह की है या फिर किस तरह का एक्सपीरियंस है और कहाँ से आ रही है स्टोरी? तो आई थिंक पहले बात कर लेते हैं कि कैसे मुझे हॉरर में या ऑकल्ट में इंटरेस्ट आने लगा और उसकी जो पीछे की कहानी है वो राइट फ्रॉम मेरे बचपन से है। तो क्या होता है कि हम लोग रहते थे करोल बाग में। हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जैसे आप समझते हैं कि जॉइंट का मतलब काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी। जैसे मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो लोग 3 भाई थे, राइट? तो उनका अब आपको पता ही है जब इतनी बड़ी फैमिली होती है और आगे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि डिफरेंसेस आने लगते हैं, है ना? स्पेशली प्रॉपर्टी, मनी, इस तरह की चीज़ों को लेके डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो ये था कि थोड़े से डिफरेंसेस आए मेरे ग्रैंडफादर और उनके भाइयों में। और जो मेरे मिडिल वाले ग्रैंडफादर थे, मतलब ग्रैंडफादर के जो मिडिल वाले भाई थे, उनकी वाइफ के बारे में लोगों का ऐसा कहना था, काफ़ी ओल्ड लेडी हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम सब भी तब पैदा हो चुके थे। तो आप समझ लीजिए कि हर जो व्यक्ति की बात यहाँ हो रही है वो कुछ 60-70 की उम्र के आसपास रहे होंगे। तो उनका कहना था सब लोगों का, और गली में भी, जैसे उस समय 90s की ये बात है, तो ना हम लोगों के टाइम में कोई सोशल मीडिया कोई ऐसा सब था नहीं। लोगों का बाहर उठने बैठने का बहुत कल्चर था। बच्चे भी आपस में खेलते थे, गली की औरतें भी अपना सब घर का काम वाम करके बैठती थी, बातें करती थी। तो उनके बारे में ये बोला जाता था कि ये जो पर्सन है उनकी वाइफ तो ये काला जादू करती हैं या जादू टोना करती हैं। अब ऐसा है कि कई बार इन बातों में कोई सच्चाई भी नहीं होती, लोग ऐसे ही बोलते हैं। बट काफ़ी लोगों ने जैसे बोला था कि अरे पता है, जैसे उसके घर ना वो लेके गई थी मिठाई का डब्बा, उसके बाद से उनका तो मतलब मिसकैरेज हो गया उनकी वाइफ का, या उनके घर में कलेश हो गया, या किसी की शादी अगर उन्होंने करा दी तो उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई। मतलब इस तरह का लोग उनके बारे में बोलते थे। सिर्फ हम नहीं कि चलो हमारा तो डिस्प्यूट था, हम बायस्ड हो सकते हैं, बट
काफ़ी लोग बात करते थे इन लेडी के बारे में, बट सबको डर भी इतना लगता था इनसे कि कोई मुंह पे उनको नहीं बोलता था या कन्फ्रंट नहीं करता था, क्योंकि सब कोई चाहते कि यार हमारे ऊपर कुछ ना करें। अब ऐसा था कि हमारा तो था ही पारिवारिक मतभेद आपस में, है ना। ऊपर से ये था कि जो मेरे ग्रैंडफादर, जो हमारी फैमिली थी, तो मेरे सब मेरी मम्मी, मेरी सारी मासियाँ, मेरे मामा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे अपने अपने सब्जेक्ट्स में टॉपर, अपने अपने स्कूल्स में टॉपर। फिर उसके बाद जॉब में अच्छा करने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अच्छा पढ़ाई करते हो तो इवेंचुअली आपको जॉब भी अच्छी मिलती है। तो उस ज़माने में जब लेडीज़ इतना काम भी नहीं करती थी, तो मेरी सारी मासी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट पोस्ट पे, अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे सेटल्ड थी। और यहीं इनके घर की बात करें तो बच्चे उतना अच्छा नहीं करते थे, जो ख़ानदानी दुकान वगैरह का बिजनेस था उसी में वो लोग घुसे रहते थे, और मतलब उनके बच्चे भी आगे उतना अच्छा नहीं करते थे। तो जनरेशन्स दर जनरेशन्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड में काफ़ी डिफरेंस था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं खटकती थी, और जो हमारा प्रॉपर्टी को लेके इशू चल रहा था वो तो था ही। तो ऐसा था कि धीरे धीरे हमारे घर में कुछ कुछ चीज़ें गलत होने लगी। सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, जैसे जिस प्रॉपर्टी को लेके पूरा मतभेद था, जो दुकान वगैरह को लेके, उनको धीरे धीरे ना उसी से इंटरेस्ट जाने लगा। जैसे मतलब अब मैं समझती हूँ कि उच्चाटन जिसे कहते हैं ना, कि मन का उच्चाट हो जाना। तो मतलब मेरी ग्रैंडमदर बोलती भी थी कि भाई ये तुम्हारी हक की चीज़ है, तुम क्यों नहीं इसके लिए वो उठाते, तुम मन इतना, मतलब कैसे हो गए, तुम्हारे आगे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब व्हाई डोंट यू जस्ट टेक अ स्टैंड। तो इज लाइक नहीं, क्या फ़ायदा ये वो। तो फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, मे बी उनको पीस ऑफ माइंड पसंद है, बट फिर घर में लड़ाई झगड़े सब चीज़ें होने लग गई। उसके साथ साथ क्या हुआ कि हद तब हो गई जब मेरी मदर की उस समय प्रमोशन हुई थी गवर्नमेंट जॉब में। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे उनकी प्रमोशन हुई। तो ये बात सबको मतलब हमने बताई, गली में मिठाई वगैरह भी बांटी। अच्छा, इसके बाद ऑलरेडी मेरे मम्मी और मेरे जो फादर थे उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही थी, पर जाहिर सी बात है कि लोग अपने नेगेटिव बातें उतना ज़्यादा नहीं बताते, अच्छी ही बातें बताना पसंद करते हैं। कौन अपने दुख पब्लिकली जाके बताता है। तो अब ये भी हमें लगता है कि ये, क्योंकि लोगों को लगता है कि सामने वाला कितना खुश है, किसी को नहीं पता, तो हमें ये भी लगता है कि प्रमोशन की बात सामने आई तो उसके चलते ही उसी के बाद उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो हो सकता है कि ये भी कुछ कराया हो। बट मेजर चीज़ जो हुई वो ये हुई कि जब मेरी मम्मी एक बार सुबह अपने ऑफिस से आ रही थी और उनको लगा कि उनके पीछे कोई है, और वो रेडियो में कैसे होता है कि शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, तो अर्ली मॉर्निंग की उनकी शिफ्ट थी। तो वो सुबह सुबह आके सुबह 6 बजे 5 बजे के करीब ताला वाला खोला उन्होंने, उनको लगा पीछे कोई है। तो उन्होंने डर के मारे देखा नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से उनके कान में कोई हल्का सा बुदबुदा रहा है या फूंक रहा है, उनको ऐसा लगा। तो इतना वो डर गई कि उनके हाथ से ताली वाली गिर गई, और उन्होंने लिटरली बिना झुके ऐसे ताली उठाई। और जब उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत के बाद पलट के देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ताई जी लगती थी, जो ऑब्वियसली जिन लेडी की हम बात करें, कि वो शॉल उड़ के आगे जा रही हैं, ठीक है। और उनको लगा कि कुछ तो इन्होंने किया है। अब बातें उनके बारे में थी ही, तो ये उनके दिमाग में बात रह गई कि इन्होंने कुछ किया है मेरे साथ। अब इन्होंने डर के मारे घर पे बताया भी नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है या कुछ है ना। थोड़ा दिन बीता, आगे आगे वो हम लोग भूल गए। उस दिन संडे भी था, तो हम लोग कुछ मूवी वगैरह देखने लग गए। अब क्या हुआ कि हम लोग एक हॉरर मूवी आई थी 90s में, रात करके, अच्छी मूवी है वो। तो हम लोग वो देख रहे थे। मुझे इतना स्पेसिफिकली इसलिए याद है क्योंकि आगे मैं बताऊंगी। अब ये हुआ कि नेक्स्ट डे इनको फिर से ऑफिस जाना था, मेरी मदर को। तो ये क्या करते थे कि ऑफिस की गाड़ी इन्हें मिलती थी ऑड टाइमिंग्स पे, और अदरवाइज ये बस से जाते थे, जैसे उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट वही था। तो जिस रूट से, जिस बस से ये रोज जाते थे करोल बाग से ऑल इंडिया रेडियो तक, सीपी में ऑल इंडिया रेडियो है, तो वहाँ का रास्ता अचानक उस दिन क्या हुआ कि इनको ना याद ही नहीं आया कि ये मेरा स्टॉप है। और जैसे ही उन्होंने बोला ड्राइवर से थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा आई थिंक बस स्टॉप के इधर उधर कुछ 100 मीटर आगे पीछे रोका होगा, बस उतना ही। और जब वो उतरने लगी तो सडनली जो उस मूवी में घोस्ट था ना, एग्जैक्ट सेम चेहरा उन्हें ऐसा लगा कि अपने आंखों के आगे। अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग शायद ये बोलेंगे कि ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, बट
ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना सेम कोइंसिडेंस। तो उनका पैर स्लिप कर गया और वो लिटरली किसी दूसरी व्हीकल के सामने आ गई, बस से उतरते जी जी जी। और उनको काफ़ी चोट आई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स उनको पैर में और हाथ में आए, बट आई थिंक कोई ना कोई शक्ति पॉजिटिव भी थी जो उनको बचा रही थी। तो काफ़ी लोग उनके, क्योंकि वो उनके जस्ट ऑफिस के पास का स्टॉप था, काफ़ी उनके कोलीग्स वहाँ पे बाई चांस मौजूद थे, जिनमें से एक कोलीग जो कि आई थिंक फॉरेन नेशनल थे, वो हिंदी जानते भी नहीं थे, वो किसी को बुला करके लाए फटाफट, एंड देन उनको RML लेके गए फटाफट, एंड इवेंचुअली मतलब फ्रैक्चर्स के अलावा कुछ मेजर लॉस नहीं हुआ, कुछ इंटरनल इंजरी नहीं हुई थैंकफुली। तो बट उसके बाद ना हमारे को ये हो गया कि हमें ये करोल बाग का घर छोड़ना है। आप मानोगे नहीं, हमने अपने घर की डील करी, जो भी प्रॉफिट लॉस जैसा भी था, हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, हमने कहा कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है। और मेरे मामा जो कि काफ़ी ब्राइट एक स्टूडेंट थे, जैसे मैंने आपको बताया ही, सारे ही वो थे, वो एक्सेप्शनली स्मार्ट और हार्ड वर्किंग इंसान थे। तो उनका भी मतलब इतना ज़्यादा उनको जॉब्स में प्रॉब्लम आई कि मतलब उनके जॉब्स ही नहीं लग रहे हैं, जो उनके उसमें फेलियर बच्चे हैं उनके भी जॉब्स लग गए बट उनके नहीं लग रहे। एंड ही ऑल्सो डिसाइडेड कि उनका भी जैसे मन ना उठ सा गया कि मैं ना यहाँ रहना ही नहीं चाहता। एंड ही सेड कि मैं चाहे दोबारा से स्टार्ट करूँगा, चाहे मैं वेटर की जॉब कर लूँगा, बट मैं जा रहा हूँ इंडिया छोड़ के। एंड ही ऑल्सो लेफ्ट। तो एंड ही वॉज द ओनली सन। तो आप समझ रहे हो, वो फील्ड पूरा क्लियर ही हो गया, देयर वाज लाइक नोबडी टू कॉन्टेस्ट फॉर दैट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से तो हम वहाँ से निकले हैं। तो उसके बाद ना, अब जैसे आप बच्चे होते हो, एक आपकी एज वैसी होती है कि आप हर चीज़ में क्यूरियोसिटी रहते हो। तो मुझे बहुत लगने लगा कि यार ये क्या, मतलब काले जादू की सब लोग ये बात करते हैं कि ये जादू टोना करती हैं, ये क्या है। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। फिर जैसे कि मैंने कहा कि एक बार आप सुनने समझने लगते हो तो आप उस तरह के शोज भी देखने लगते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गई ये कंटेंट, जो कि आई थिंक उस अब मुझे लगता है कि एज अप्रोप्रिएट भी नहीं था। बट एंड वे डाउन द लाइन मुझे बाद में जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से कभी पता चला कि नहीं, आपके कुछ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे हैं कि आपका रुझान रहेगा इस फील्ड में, ऑकल्ट की ओर। और आप चाहो तो इसमें अगर आप फोकस और मेडिटेशन से इसमें मास्टरी भी कर सकते हो। बट अभी फिलहाल मेरा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा कोई फेज आया कि जहाँ पे आपने ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा घुसने लगे, या फिर ऐसे कुछ हुआ और आपकी फैमिली ने बोला कि भाई ये क्या कर रही है? ऑकल्ट में आई थिंक यही कि मैं रिसर्च जब अपनी बुक्स में करने लगी तो मेरे फैमिली का हमेशा थोड़ा सा ये कहना था कि यार आप हेल्दी चीज़ें पढ़ो, हेल्दी चीज़ों के बारे में लिखो, रोमांस लिखो, कॉमेडी लिखो, ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत डार्क चीज़ें हैं। एंड उनको लगता था कि मेरे माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका शायद होगा, जो कि शायद कहीं ना कहीं होता भी हो। आई थिंक इस पर मैं आगे आऊँगी। जो अभी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए भी करे, तो मैंने ना एक मतलब देखा चीज़ें जो मैंने कभी फील नहीं करी थी अपने साथ, इस दौरान मैंने फील करी। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, व्हाट यू सीक सीक्स यू बैक, जिस चीज़ की आपको तलाश है वो भी आपको ढूंढ रहा है। तो मेरे साथ मुझे लगता है कि ये हुआ। बताइए ना थोड़ा सा कैसे। ठीक है, इस पे ही आते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे मैं ये शोज़ करने लगी, अब इन शोज़ पे पहले मेरा ऐसा था कि मैं जाती थी अपनी बुक के बारे में बात करती थी। मैंने अपनी बुक में काफ़ी एंटिटीज़ का मतलब जिक्र किया है डिफरेंट स्टोरीज़ में, तो मैं उनके बारे में बात करती थी। मेरे पास इतने ज़्यादा, जो मैंने एक दो बताया आपको, उसके अलावा बहुत पर्सनल ऐसा नहीं था कि मैंने वो किया, क्योंकि मैं हमेशा से काफ़ी स्पिरिचुअल भी रही हूँ। ठीक है, एंड ये ऑकल्ट का ही फ्लिप साइड है, आपको पता है। जैसे ईविल गॉड एक ही साइड के दो कॉइन है, वैसे ही ऑकल्ट रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी एक ही साइड के दो कॉइन है। हाँ, एक कॉइन के दो साइड है। एक कॉइन के दो साइड, सॉरी कोई बात नहीं, होता है। तो ये मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मुझे कभी मतलब मैं बहुत ही आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। और ऐसे शोज पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो कि जेन्युइनली किन्हीं चीज़ों से घिरे हुए हैं, किन्हीं चीज़ों से परेशान हैं, वो आते थे। और उनमें से काफ़ी लोगों से मेरा मतलब, जैसे अब हम लोग सेम वेटिंग एरिया में बैठे हैं कुछ, तो इंटरेक्शन भी, और वो बोलते थे कि यार हम तो किसी चीज़ के साथ स्टक हैं। समटाइम्स होस्ट ऑल्सो, कि ये एंटिटी है जो मेरे पीछे लगी हुई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया। अब ना जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि मेरा भी ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता हमेशा हॉरर मूवीज़ की तरह कि इन एंटिटीज़ का कोई फॉर्म दिखे, या इनके बहुत भयानक कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिखे कि ये पॉइंट है या बाल है। मुझे
साइंटिफिकली मैं मानती हूँ कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। तभी आप देखोगे सारे घोस्ट हंटर वगैरह भी फ्रीक्वेंसी मीटर वगैरह पे ऑपरेट करते हैं। हाँ, तो मुझे ना ऐसा लगा कि ये नेगेटिविटी की जो एक एनर्जी होती है ना, ये आपको सराउंड कर लेती है। जैसे आप किसी की इतनी ज़्यादा रियल चीज़ें सुन रहे हो, इवन ऑनलाइन भी आप देखोगे आजकल लोग लिखते हैं आई क्लेम नो नेगेटिविटी फ्रॉम दिस। इसका ये रीज़न प्रॉब्लली यही है कि एनर्जी तो कैन ट्रैवल अक्रॉस मीडियम ना। तो जब आप लिटरली उस हब में ही बैठे हो जहाँ इतने सारे लोग आके अपने जो उनके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको भी सराउंड कर लेती है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, कुछ भी कह लो उसको, एंटिटी कह लो फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि पहले तो मैं उस शो का नाम नहीं लूँगी, बट वो होस्ट के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई, ठीक है। आप मानोगे नहीं, लिटरली जैसे 90s के हॉरर शोज में होता था ना, सिर्फ मेरी फोटो पे ना ग्रीन 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 पिक्सल्स। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी गई थी, वो होस्ट भी खड़े थे, दोनों की फोटो पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग 3 लोग फ्रेम में, मेरी फोटो पे ग्रीन पिक्सल्स पूरे पे। नहीं मतलब फोटो किस तरीके का, जैसे हम आजकल स्मार्टफोन में लेते हैं वो फोटो है तो प्रिंट निकालने के बाद? नहीं, स्मार्टफोन पे। और ऐसा मतलब ज्यादा किसी का कैमरा खराब हो, किसी का कैमरा क्वालिटी पुअर हो, ब्लरी आ जाएगी फोटो, आउट ऑफ फोकस आ जाएगी। ये ग्रीन पिक्सलेटेड का क्या मतलब है? ऐसे तो मतलब कभी नहीं होता। और उसी कैमरा से और फोटो खींची तो नॉर्मल। तो और ना, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी हुई और मैं अपने काम से रिलेटेड भी इस पे रिसर्च करती हूँ, तो आप कभी गूगल करिएगा घोस्ट फोटोज के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बातें करी है, बहुत सारे लोगों ने इसके साथ शेयर किया है कुछ फोटोज। घोस्ट फोटोज क्या होते हैं? जब हम ऐसे ही रैंडम फोटो क्लिक करते हैं, या तो डिजिटल या पोलरॉइड, पहले ज्यादातर ये पोलरॉइड के केस में होता था, और उसमें कुछ अजीब सी अनडिफाइंड लाइट आ रही है, आउट ऑफ फोकस, कोई पीछे लाइट है, कोई आकृति दिख रही है, तो आप ऐसे बोलते हो कि समटाइम्स ये जो एनर्जीज हैं किसी पोलराइड या किसी पिक्चर में कैप्चर हो जाती हैं, इनकी प्रेजेंस, ठीक है। तो इन्हें घोस्ट फोटोज कहा जाता है। ऑल ओवर बहुत सारे पर्सनल केसेस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप सर्च करोगे। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। और एक बात और हुई कि मुझे जनरली मतलब हेडेक ऐसे होता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या चाय कॉफ़ी लेती नहीं हूँ, या ऐसा मुझे कोई वो एडिक्शन नहीं है, तो मैं मतलब मेरा ठीक रहता है। नॉर्मली मैंने पॉडकास्ट में अच्छा घर से अपना खाना वाना खा के गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट पूरे शो के दौरान ना मेरा सर एकदम भारी, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। एंड फिर वहाँ पे वही जैसा मैंने बताया कि उन होस्ट ने भी कुछ चीज़ें महसूस करी हुई थी, कुछ चीज़ें उनके पीछे लग गई थी, और उनका भी यही कहना था कि ये कोई मेरे को हमेशा से फॉलो नहीं कर रही थी। जब मैं लोगों के केसेस सुनता था तो उनके साथ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई जेन्युइनली परेशान है, अगर कोई सचमुच अपनी कहानी ट्रू स्टोरी सुना रहा है और उसके साथ कोई एंटिटी है, कोई ईविल स्पिरिट है, तो मतलब ऑब्वियसली वो उसको सराउंड करे हुए, उसके साथ जा रही है, हर जगह घूम रही है, व्हाटएवर। तो ये उनको भी इफेक्ट करा, उनका बिजनेस लॉस हुआ, उनको काफ़ी चीज़ें हुई। फिर एंड इवेंचुअली ही केम बैक कि उन्होंने अपना काफ़ी कुछ पूजा शुद्धिकरण जो भी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ उन्होंने चीज़ें करी, हाथ में भी उन्होंने काफ़ी कुछ पहना हुआ था, तो वो हुआ। एंड देन वहाँ पे आई मेट अ पर्सन ऑल्सो जिनका यही कहना था कि मेरे साथ अभी भी इस समय भी एक एंटिटी है जो मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसको ना भी लूँ सीरियसली, बट उसके बाद जो चीज़ें हुई ना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना मानव जी, मैंने कभी लाइफ में मुझे इतना डर नहीं लगा। मैं बहुत बचपन से मैं हॉरर शोज देख रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आप सोचो मेरे घर में ऐसा ब्लैक मैजिक का केस हो गया जो मैंने बताया, बट मुझे ऐसा मैंने उसको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हमेशा से मतलब बहुत स्पिरिचुअल भी रही हूँ, तो मुझे था। बट वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं कैसे हनुमान चालीसा चला के सोई हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। एंड हद तब हो गई जब एक रात को मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना, मतलब कई बार हम होते हैं ना कि हम नींद में होते हैं बट हम अवेयर होते हैं क्या होता है। तो एक तो मुझे डीप स्लीप आनी बंद हो गई, ठीक है। मैं हमेशा मतलब सोती थी तो मैं कुछ भी छोटी सी आवाज़ हो रही है, कुछ भी कुछ हो रहा है, मैं अवेयर होती थी। मतलब जिसे इसको कुछ टर्म कहते हैं मेडिटेशन में, कुछ ध्यान निद्रा या क्या, जब आप अवेयर भी होते हो अपने सराउंडिंग्स के और आप एक ध्यान पोजिशन में होते हो। तो ना मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बेड के कर्टन है, एक विंडो है और विंडो के ऊपर कर्टन है। बहुत देर तक ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस विंडो से कोई देख रहा है,
और ना मेरा कॉन्शियस माइंड, सेन माइंड मुझे कह रहा था कि कनिका तुम सो रही हो, तुम सो जाओ, ये सपना है, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, तुम ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये मैं बोल भी रही हूँ मन में अपने आप को, और ऐसा लग रहा है कि उस पर्दे के पीछे से या उस विंडो के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। एंड सडनली मतलब वो नींद या जो भी स्टेट वो थी, मुझे उसमें ऐसा लगा कि देख, अभी तक तो कोई शायद किसी की प्रेजेंस थी, कोई देख रहा था, अब उस बंदे का फेस पूरा उस पर्दे पे छप गया। जैसे हम हॉरर मूवीज में नहीं देखते कि वो पर्दा उसकी शेप ले लेता है, मतलब आंख, नाक, लिप्स, ऐसा मुझे दिखा कि पर्दे पे बन गया है। और मैं बहुत जोर से चीख के उठी, और जब चीख के उठी तो ऐसा लगा अरे मैं तो सो रही थी, मैं खुद को समझा रही थी मैं सो रही थी, और वही हुआ, या तो कुछ भी नहीं है कि अब मुझे नहीं पता कि वो हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब नींद में मैं इतने, मुझे ठीक है थोड़ा आप अवेयर रहते हो, पर इतने डिटेल्स मुझे पता है कि हाँ ये पर्दा है, इस पे फूल बने, अब फूलों के ऊपर आंख, नाक, लिप्स आ गए हैं। मतलब एक इमेजिनेशन की भी हद होती है ना, आप सोते हुए कितना ही इमेजिन कर लोगे, वो भी अपने रियलिस्टिक सराउंडिंग्स के बारे में। तो वो चीज़ मुझे बहुत डर लगी। उसके बाद तो मतलब पता नहीं कुछ दिमाग में ना बैठ गया कि साइकोलॉजिकली भी कह सकते हैं कि 3-3 बजे मेरी आंख खुल रही है। फिर आप जितना इन चीज़ों में रिसर्च करो आपको और घुसते जाते हो, आपको डर लगता रहता है कि 3 बजे, बहुत सारी जगह ऐसा लिखा होता है कि 3 बजे आंख खुलने का तो मतलब यही है कि कोई इविल चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है या क्या। तो मतलब बहुत ही वो बुरा टाइम था। फिर फाइनली अच्छी बात यह है कि एक तो मैंने अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगा रखे हैं, तो उस पर से मैं पूजा पाठ तो जो अपना करती थी वो करती थी। फिर हमारे घर के ही एकदम साइड में एक काली माता का मंदिर है, तो फिर जब काफ़ी टाइम हो गया ना तो मैं वहाँ गई, मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था रादर। मैंने पंडित जी से बोला कि आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा टीका वगैरह लगा दो, और एक ना मुझे माँ का फूल दे दो, जो भी उनके चरणों पे गिरा हुआ हो, मुझे एक फूल दे दो आप। तो वो फूल फिर मैंने लाके क्या करा, थोड़ा गंगा जल में सारे घर में छिड़का, और वो फूल मैंने अपने पास रख लिया। तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई मुझे लगता है मेरे लिए। बट ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसलिए कम भी कर दिया था ये चीज़ें। आप देख लो, आपके यहाँ आने पे भी हमारा ये 2 बार कैंसिल हो गया था पॉडकास्ट, क्योंकि अजीब सी चीज़ें मतलब हो गई थी। और अंदर से ना अंदर से एक डर भी था कि मुझे मतलब घबराहट होती थी पॉडकास्ट का सोच के। नॉट बिकॉज कि आई एम शाई ऑफ स्पीकिंग या क्या, इट्स जस्ट वही वो सब नेगेटिव एनर्जी और वो सब मुझे लगता था कि मुझे इस चीज़ में नहीं जाना। यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं अपना शायद जॉनरा भी बदल लूँगी राइटिंग का, कि इतना मेरे को वो मतलब हॉन्टेड वो फील हो गया था एक ही इंसिडेंट में। और आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो वो कैसे झेलते हैं इसको। कनिका एक ऐसे इंसान है जो बचपन से हॉरर एक्सपीरियंस करना, या फिर कहूँगा कि हॉरर शोज देखना, उसमें घुसी हुई थी, और इस हद तक ये चीज़ें हुई होंगी। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि वो इंसान जो बचपन से ही घुसा हुआ है इन सब चीज़ों में, वो खुद डर गया। तो ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सिमिलर और क्या होती हैं, कि मतलब हाउ कैन अ पर्सन जो कि इतना ज़्यादा घुसा हुआ है उसको डर लग गया। थोड़ा सा और बताएं इस चीज़ के बारे में, ये कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। देखिए, मुझे जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है कि ये एक एनर्जी होती हैं, ठीक है, और ये आपके माइंड के साथ प्ले करती हैं। मैं जितना मेरी नॉलेज है, मैं ये नहीं मानती कि ये लिटरली आपके सामने खड़ी हो जाती हैं जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं, या बाल खुले या क्या, या पैर उल्टे, वैसा सब मैं नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके माइंड को ट्रिक करती हैं ऐसा सब सोचने में या विजुलाइज करने में। जैसे पर्दे वाली चीज़ मैंने बताई, ठीक है, तो ये आज से पहले तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। हॉरर मूवीज़ की मैं हमेशा ही शौकीन हूँ, हमेशा ही देखती हूँ, उसमें तो कितने ग्राफिक्स भी आते हैं, सब है। बट ये क्या होता है ना, आपको अंदर से एक नेगेटिविटी में डाल देती हैं, जैसे कि आप लाइफ की तरफ ही आपका पर्सपेक्टिव एकदम ऐसे हो जाता है डार्क, कि भाई मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्या ही फ़ायदा है जी के, मतलब ऐसे भी थॉट्स आने लगते हैं। और जो मैंने एक भी अपने फ्रेंड से सुना है, तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते थे ऑकल्ट वगैरह में, और पॉडकास्ट में भी जाते हैं। तो उन्होंने अब अगेन हर पॉडकास्ट में ना लोग बहुत मीटी स्टोरीज और ऐसे डरावनी स्टोरीज सुनना चाहते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, एग्री करती हूँ। बट ज़रूरी नहीं कि ये वास्तव में आपके साथ हो। तो उनसे किसी ने पूछा कि यार आप तो इस फील्ड में हो, पैरानॉर्मल की आप जांच करते हो, ये है वो है, आपने कभी कुछ देखा या सुना है ऐसा?
तो उन्होंने बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया। आई थिंक वो उतना शायद अप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, इतना लोगों ने एंजॉय नहीं किया होगा, बट मुझे उसमें रियलिटी दिखी। उन्होंने बोला कि यार मेरे को ना आज तक मैं जितनी भी जगह गया हूँ मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, या ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि किसी ने मुझे टच कर दिया हो या कुछ हुआ हो। सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ डरावनी इंसिडेंट हुई है वो लंबी देवर माइंस जो है, लंबीदार माइंस, ये देहरादून के पास है माइंस। तो इनकी हिस्ट्री ये है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि आई थिंक ब्रिटिश ईरा में यहाँ पे बहुत मेजर एक लैंडस्लाइड हुआ था, और ब्रिटिशर्स बीइंग ब्रिटिशर्स उन्होंने इंडियंस की तरफ तो उनकी कोई सिंपैथी या कुछ था नहीं, तो इसमें उन्होंने जो वर्कर्स काम कर रहे थे या कुछ कर रहे थे उनके ऊपर काफ़ी सारे पत्थर गिर गए, एंड उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। जो जा रहे हैं जाने दिया, कोई असिस्टेंट नहीं, इमिजेंट कुछ नहीं। काफ़ी कहने का मतलब ये वर्कर्स की मौत हो गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद में इसको बंद भी कर दिया गया, क्योंकि आई थिंक काफ़ी थोड़ी एक्सीडेंटल प्रोन साइड थी, क्योंकि देहरादून वगैरह हिल्स के फुट हिल्स पे आता है ना, तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है वहाँ माइंस वगैरह में और ज़्यादा, क्योंकि आप फंस जाते हो अंदर। तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अब ये खंडर है, पर अभी भी काफ़ी लोग बोलते हैं जो वहाँ जाते हैं कि ये हॉन्टेड है या फील होता है यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो ये पर्सन जिसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ था अलग अलग हॉन्टेड साइड पे, जब ये यहाँ पे गया ना, तो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ इतनी नेगेटिविटी यहाँ पे फील हुई। मतलब मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ में सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, मुझे वहाँ पे जाके ऐसा लगेगा कि शिट यार मैं क्यों ही हूँ, मैं क्यों ही एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या उखाड़ा है लाइफ में। और मेरे को ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मतलब फॉर नो रीज़न, कोई इसका रीज़न नहीं है, पर वो क्योंकि इन सब से डील कर चुके इस फील्ड में थे, तो वो समझ गए कि कुछ तो उनके माइंड पे ट्रिक प्ले कर रहा है, और उन्हें लगा कि मैं यहाँ से मुझे जल्दी निकलना है। पूरा नेगेटिव ना वही एनर्जी का एक सर्कल बन जाता है, स्फीयर कह लो, सर्कल कह लो, इसका क्या बोलते हैं, एक एनर्जी टर्म्स में बोलूँ तो एक अपना सर्कमफ्रेंस टाइप का बना लेती हैं वो, एनर्जी फील्ड बना लेती हैं। तो उन्हें लगा कि मुझे ना यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ अचानक। और कैसे तैसे वो अपना वहाँ से निकले हैं गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके, और उसके बाद कुछ मीटर्स आगे जाके, कुछ किलोमीटर्स आगे जाके ही वाज लाइक फाइन, कि जो थॉट्स आ रहे थे सडनली बंद हो गए कि हाँ क्या मतलब क्या गड़बड़ है, कुछ भी तो नहीं है ऐसा, सब कुछ तो ठीक है मेरी लाइफ में। तो ये चीज़ें होती हैं, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि नेगेटिव आउटलुक या नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा सोचते रहना कि यार सब मेरे अगेंस्ट हैं, सब मेरे साथ गलत हो रहा है लाइफ में, ये चीज़ें ना बढ़ जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करो, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अगेन आप उनमें दिलचस्पी दिखाओगे तो वो भी आप में दिलचस्पी दिखाएंगे। तो वही वाली बात है। कनिका, आप इतने सारे एंटिटीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, स्टोरीज जानने और लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपका कुछ, ये एग्जैक्ट टर्म से बोल रहा हूँ, कि वो आपका कुछ उखाड़ पाए। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जस्ट अपना प्रेजेंस शो करने के लिए, कुछ हिलाना है, कुछ, वो बहुत एनर्जी ज़रूरत होती है। तो मैं इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या लोगों को एनर्जी से डरना चाहिए? नहीं, आई एग्री, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी यही लगता है। मैंने आपसे बोला ना कि द मैक्स दैट दे कैन डू इज प्ले ट्रिक ऑन योर माइंड। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस में या किसी किसी जगह, जैसे हमने फील्ड की बात करी, अगर आप बिल्कुल उनके गढ़ में चले जाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है प्रॉबेबली, क्योंकि वहाँ पे उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रिक्वेंसी, जो भी आप कह लो साइंटिफिक टर्म्स में, बहुत ज़्यादा है। तो अगेन मैं एक छोटा सा इंसिडेंट जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था वो बताना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक वैसे भी हम बात कर सकते हैं, बट लोग थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इंसिडेंट्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। तो मैं बॉम्बे में जॉब करती थी तब। मेरा ऑफिस था अंधेरी ईस्ट में, और मेरी एक कोलीग कम फ्रेंड कह लो मुझे रिपोर्ट करती थी। तो उसकी मैरिज थी, एंड नाउ क्या था कि शी वॉज द ओनली चाइल्ड, तो उनको ही सारा काम अपना करना पड़ रहा था कि अरेंजमेंट्स भी सारे देखने हैं, सब कुछ करना है, और जॉब पे भी जाना है, इतने ज़्यादा लीव्स कोई देता नहीं है। तो क्या हुआ कि उनका एक कोई लहंगा ट्रायल या कुछ था, तो उन्होंने बोला कि यार मैं ना अपने उस दिन ऑफिस थोड़ा सा आधा घंटा पहले निकल जाती हूँ, मुझे जाना है आगे बांद्रा। और फिर वो रहती थी मीरा रोड की तरफ, जो कि मतलब जो लोगों को नहीं पता बता दो, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे मान लीजिए द्वारका और नोएडा है ना, दो अलग अलग कॉर्नर्स हैं एक सेम उसके। तो उसके बाद वो गई
वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रायल लिया। उस दिन सैटरडे का दिन था, तो इतना मतलब संडे अगले दिन ऑफ ही था, तो इतना थोड़ा चिल था। तो मैं उनसे बीच में मैंने कहा मुझे बता देना कि आप सेफली आप पहुँच गए। हालांकि बॉम्बे थोड़ा सेफ है, पर फिर भी एज अ फीमेल मुझे लगा मुझे उनसे पूछना चाहिए। बोले हाँ मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, अब इन सब कामों में लहंगा वहंगा इन सब में थोड़ा सा 19-20 हो ही जाता है, फिटिंग नहीं हुई, दोबारा वेट करना पड़ा वेट। तो उनका मुझे 9 बजे फ़ोन आया कि ना यार मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। मैंने कहा इतनी लेट? तुम तो मतलब 6:30 बजे निकली थी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 7 साढ़े 7 पहुँच गई होगी वहाँ पे बांद्रा। अब निकलोगी तो तुम कब जाओगी वहाँ अपने यहाँ? बिल्कुल अपोजिट साइड है। बोली नहीं यार मुझे ना थोड़ा सा ट्रायल में टाइम लग गया, और फिर आज सैटरडे है ना, तो मैं वहाँ पे लोग सैटरडे को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं एज कम्पेयर टू ट्यूसडे। थोड़ा उल्टा है, ट्यूसडे वहाँ शायद गणपति जी का ऐसे होता है। तो फिर उसके बाद उसने बोला मेरे को वहाँ भी जाना था यार, तो मैं लेट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि आप ऑटो कर लो, अब आप लोकल का चक्कर छोड़ो, आप प्लीज़ ऑटो करके जाओ, कोई बात नहीं। तो उसने कहा ठीक है। तो वो उसने ऑटो में बैठी या कुछ करा। आई थिंक मीरा रोड से जस्ट पहले एक जगह थी बोरीवली, और बोरीवली में है संजय नेशनल पार्क। तो बॉम्बे में कुछ ही ग्रीन एरियाज हैं, उनमें से ये एक है। तो वहाँ पे जाकर के ना उनका ऑटो ने सडनली, जैसे एक उनका हाईवे चलता है, वहाँ से टर्न लेके बाय लेन में आ गए। तो उन्हें लगा कि यार ये क्या हो रहा है, तो मीरा रोड तक स्ट्रेट हाईवे पे जा सकते थे, साइड में लेने की क्या ज़रूरत है इनको। तो उनको पहला थॉट तो अपनी सेफ्टी का आया कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है वो। तो उन्होंने अपने फ़ोन वोन करने की देखने की कोशिश करी, तो उनका फ़ोन के सिग्नल्स गायब। फिर उन्होंने थोड़ा डरते हुए पूछा भैया आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं मैम, मेरा अपने आप रिक्शा कैसे आता जा रहा है, इधर आता जा रहा है। जो आप बोल रहे थे ना प्रेजेंस फील कराने वाली बात, मैं बोल रही हूँ कि कुछ टाइम कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जो इनको भी फेवरेबल हो जाते हैं, जहाँ पे इनकी प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि अपने आप मेरा ऑटो जाता जा रहा है, और आप देख लो मैं कुछ नहीं करा, मेरा भी GPS आप देखो रुका हुआ है, मेरा फ़ोन में सिग्नल नहीं है। तो ये बात है आज से कुछ 4-5 साल पहले की, हाँ 5 साल होंगे। तो उसके बाद और उनका संजय गांधी नेशनल उसमें जाता गया, अंदर जाता गया, बहुत अंधेरा, पूरा जंगल टाइप का आने लगा, और ऑटो रुक गया। अभी भी इनको लग रहा था कि भैया ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। तो उसने बोला भैया आप ना कुछ सोचना मत, मैं चिल्लाऊंगी, ये है वो है। तो बोला कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप मेरी बेटी जैसे हो, ये है वो है, मैं मतलब सचमुच मैं हेल्पलेस हूँ, आप देख लो। उन्होंने उनके सामने स्टार्ट करने की कोशिश करी, स्टार्ट ही ना हो। कह रहे आप कर लो अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। इतने में ना कुछ उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, मतलब जैसे कोई अजीब सा जानवर या कुछ अजीब सा, डिफाइन नहीं कर सकते, जाना क्लियरली जानवर ना इंसान, ऐसी सी कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। अब इनको थोड़ा सा डर लगा कि मतलब सुपर नेचुरल की तरफ इनका ध्यान गया कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम भी कुछ 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे उस वक्त। तो इनको थोड़ा सा लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी, इन्होंने भी बोलती रही, इन्होंने ऊबर देखने की, पर फ़ोन ना चले, कुछ भी ना हो। फाइनली पता नहीं कैसे इनका दिमाग चमका, इनको याद आया कि यार मैं तो हनुमान मंदिर गई थी और मेरे पर्स में कहीं ना कहीं हनुमान जी का प्रसाद होगा। इन्होंने ना बस उसको ढूंढा, ये बहुत बिलीव भी करती थी, तो उसको ढूंढा कैसे तैसे, और उन्होंने मतलब उसको पकड़ के उस पर टीका वगैरह भी होता तो अपना लगाया, और बोला कि मेरी रक्षा करो बाबा, मेरे को यहाँ से निकालो, और मन में ध्यान करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भैया को बोला कि भैया आप एक बार ट्राई करो, और ट्राई करो। तो उन्होंने बोला नहीं हो रहा है मैडम। उसने कहा नहीं आप ट्राई करो, और वो आवाज़ ना आती जा रही है। तो जैसे एकदम से फील होता है ना कि अगर मान लो कि कोई आपके एकदम साथ में खड़ा है, या क्या कुछ एक ऑरा जैसा, या आप कुछ भी आप कह सकते हो, आपको फील होता है अगर कोई एकदम आपसे सट के खड़ा हो जाए। तो उन्हें ऐसा फील हुआ, और उन्हें लगा कि भैया आप प्लीज़ ट्राई करो। और वो घबराती भी जा रही है और वो बोलती भी जा रही है। और जैसे ही उन्होंने बोला ना कि हनुमान जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्राई करो, और वो ऑटो चला। एकदम से उन्हें ऑटो वहाँ से निकला तो ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ इनसे सट के गई हो, या जैसे कुछ भारीपन इनके सर से कम हुआ हो किसी तरह का। और बस इन्होंने पूरे रास्ते हनुमान जी का नाम लिया, और वो आवाज़ जो आ रही थी धीरे धीरे कम होती गई। ऑटो जो है मेन हाईवे पे आ गया। वो आवाज़ लगातार आ रही थी, हाँ, जैसे कोई जानवर हाउल कर रहा है, या मतलब जानवर भी नहीं कह सकते, जो इन्होंने मुझे बताया कि जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि
अगर डिफाइन नहीं कर पा रही पता है। चल जाता है, जैसे अगर कोई कुत्ता हाउल करने लगे या कुछ करने लगे, पता चल जाता है ना आपको कि हाँ ठीक है कोई डॉग होगा, मे बी कुछ होगा। बट वो कुछ अजीब सी ही चीज़ थी। और सबसे ज़्यादा तो वो फीलिंग जो ऐसा लगता है कि कोई आपके एकदम यहाँ पे खड़ा है, वो फीलिंग हट गई। अब जब ये हाईवे पे आए हैं, कुछ आए, इनका सिग्नल्स वगैरह वापस आ गए, इन्होंने कहा भैया आप बस भगाओ यहाँ से, कैसे भी आप भगाओ, ठीक है, यहाँ 1 मिनट भी सेफ रहना नहीं है, अगर आपका कोई भी चालान कटेगा, कुछ कटेगा, मैं दूंगी पैसे। तो फिर वो जैसे तैसे घर पहुंची हैं। और फिर जैसे उन्होंने मुझे अगले दिन बताया, हमें भी बहुत सरप्राइज़ हुआ। उसने बोला कि मुझे तो लगता है मुझे हनुमान जी ने बचा लिया बस, और नहीं तो क्या हो जाता। हमने सर्च करा तो काफ़ी लोगों के मतलब एक्सपीरियंसेस सिमिलर लोगों ने वहाँ नरेट करे हुए हैं। बॉम्बे में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं जो सेंसेशनलाइज हो गई हैं। डिसूजा चौल हो गई, एक पराडी हिल्स करके है मालाबार हिल्स में, एक सारा घाट, ग्रैंड पराडी, हाँ, कशेड़ा घाट जो है वो है। तो बट ना कुछ ऐसी जगह भी है जो इतनी पॉपुलराइज नहीं हुई हैं, बट लोगों ने वहाँ चीज़ें महसूस करी हैं। तो मुझे लगता है कि सेंसेशनलाइज स्टोरीज़ को अगर छोड़ दें तो काफ़ी ऐसी जेन्युइन स्टोरीज़ ना जो लोगों ने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस विदाउट एनी एग्जैजरेशन लिखा होता है कोरा में। तो हमने कोरा भी पढ़ना शुरू किया कि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने फील किया हुआ है कि अच्छा आपको भी ऐसा हुआ, हमें भी ऐसा हुआ, अलग अलग सिचुएशंस में, बट टाइमिंग वही, रात में लेस जब क्राउड होता है वो वाला टाइम के अराउंड 10, साढ़े 10, 11, 12 लोगों को वो फील हुआ है। अच्छा कनिका, वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दीस टर्म्स जो आपने बीच में यूज करी, मुझे आपसे जानना है। सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल, आर दीस टू डिफरेंट थिंग्स और द सेम थिंग? सुपरनैचुरल मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि सुपरनैचुरल में कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव, विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, विच इज़ नॉट नेचुरल, है ना, तो वो सुपर नेचुरल के अंदर आती है। जैसे कि अगर मेरा ये मानना है कि आपको स्पिरिचुअल भी कई लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। जैसे एक पॉडकास्ट पे ही मुझे किसी ने बताया कि वो माँ काली के उपासक हैं, वो जो शख्स है वो भी हॉरर स्टोरीज लिखते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, और बंगाली हैं, माँ काली के उपासक हैं, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही, उनकी भी सारी फैमिली, बहुत दुखद स्टोरी है, ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। अब ना बीवी है, ना माँ बाप है, ना कुछ है, तो वो तंत्र साधना में चले गए। अब तंत्र साधना को कई लोग गलत मतलब ले लेते हैं कि नेगेटिव ही होगा, बट हमारे सनातन में भी तंत्र साधना का एक फॉर्मेट है जो अच्छी चीज़ों के लिए भी होता है। मतलब बस इट्स जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म कि आपने मेन स्ट्रीम सनातन नहीं चूज करके आप तंत्र में या तंत्र विद्या में गए। मतलब मुझे बहुत इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, बट कहने का मतलब है कि वो तंत्र साधना किसी नेगेटिव पर्पस के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही मेडिटेशन या उसका एक फॉर्म है बस उनका वर्शिप करने का। तो उनको एक दिन ऐसा दिखा कि सुबह के 4-5 बजे उनको नींद नहीं आ रही थी, वो टीवी देख रहे थे अपने डॉग के साथ, और उनको पीछे दिखा कि एक बूढ़ी औरत उनके घर में सिर्फ अकेले रहते हैं, वो झाड़ू लगा रही है। अब कोई भी इंसान डर जाएगा कि भाई तुम कौन हो, घर के अंदर एकदम बुढ़िया, और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि कॉटन की साड़ी पहन के झुक के धीरे ऐसे, तो वो एकदम डर गए। उनको ऐसा लगा कि अगेन उनका भी ये था कि मैं इतनी ये कहानियां लिख रहा हूँ, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने पूछा कौन हो तुम, तो उससे बोला कि तूने आज मेरी पूजा की थी, तूने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही लगा दूं, तू जा सोचा। तो फिर उन्हें ऐसा लगा कि ये माँ है ना। तो उन्होंने रिसर्च करा काफ़ी, तो उनको कहीं पे पता चला कि जब भी माँ काली या कुछ वो दर्शन देती हैं तो किसी दरिद्र उसमें ही आती हैं, किसी गरीब व्यक्ति उसमें ही आती है। अब क्या इसका रीज़न है, शायद वो ये दिखाना चाहती हैं कि सब बराबर हैं मेरे लिए, या जो भी है, या भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उनको ये एक्सपीरियंस हो। अब मैं इसको भी सुपर नेचुरल बोलूँगी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। पैरानॉर्मल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साइंस ने इसको टर्म दिया है, ये एक स्टडी भी होती है पैरानॉर्मल स्टडीज जिसको बोलते हैं, विच इज़ कि जो भी ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ हैं, जो भी एंटिटीज़ माने इस प्लैनेट की नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो इसमें हम गॉड या उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि गॉड एक एग्जिस्टिंग फेथ है, एग्जिस्टिंग बिलीव है, जो हर कल्चर, हर रिलीजन अपने अपने हिसाब से करता है। मतलब अगेन आप एथीस्ट हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्टली लोग मानते हैं कि कोई एनर्जी है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ है जो इस पूरे दुनिया को चला रही है, आप उसका कुछ भी नाम दे दो।
ईटी में क्या होता है, वो चीज़ें जो कि अनडिफाइंड है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक या वेरीफाइड वो नहीं है, जैसे पैरानॉर्मल एंटिटीज, एलियंस, बहुत सारी चीज़ें, तो इनकी जो स्टडीज होती हैं ये पैरानॉर्मल उसमें आती हैं। तो ये मेरा मानना है। समझा। ऑफ कैमरा हम कुछ लूप्स के बारे में बात कर रहे थे, आपकी जुबान से सुना, थोड़ा सा बताएं कि क्या बात कर रहे थे आप? अच्छा, तो जैसे ये इंसिडेंट जब की बात है, जब मैं अपनी बुक के रिसर्च करने के लिए अलग अलग लोगों से मिलती थी। थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें अपनी बुक में अलग अलग माइथोलॉजीज या अर्बन लेजेंड या फोकलोर्स, इन्हीं के बारे में बात करनी थी। मुझे एक घिसा पिटा सा हॉरर नहीं रखना था। हर कहानी में मुझे एक अलग एंटिटी, अर्बन लेजेंड, फोकलोर के बारे में बात करनी थी। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, आप थोड़ी बहुत रिसर्च गूगल से ऑफ कोर्स कर सकते हो, फैक्ट्स वेरीफाई कर सकते हो, बट आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग कल्चर के, रीजन के, रिलीजन के, और उनकी स्टोरीज जाननी पड़ेंगी। अब उनमें से कितनी स्टोरीज दे मेक इट टू द फाइनल कट वो डिफरेंट है, बट आप रिसर्च तो करते ही हो। तो काफ़ी सारी मैंने ऐसे स्टोरी सुनी जो शायद कुछ उनमें से मैंने कहीं से इंस्पिरेशन ली, कुछ नहीं भी हैं बुक में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसे एक मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे बताया वो आई थिंक वेस्ट बंगाल के आसपास कहीं पे ना कुछ है ऐसा, मतलब जैसे हम डे एक्सक्रीजन पे निकल जाते हैं अपने दिल्ली एनसीआर से, वन डे के आसपास कुछ ट्रिप्स वगैरह मार के आ जाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे कुछ सिस्टम है। और वहाँ पे ना वो पहाड़ के ऊपर एक हिली सा एरिया, तो वो अपने पूरे फैमिली के साथ उन्होंने प्लान किया कि हम जाएंगे आगे, और मे बी असम की तरफ है, कहाँ है मुझे ठीक से डिटेल्स नहीं याद है, आई एम सॉरी, बट ऐसे उनकी बात हुई। अब उनके साथ ये हुआ कि वो एक पर्टिकुलर ना एक कोई केव जैसा आ रहा है और उसके ऊपर एक टेम्पल का फ्लैग है, पर वो टेम्पल का फ्लैग कुछ अनयूजुअल रंग का है, लेट्स से काला है, ठीक है, वो रेगुलर अपना जो भगवा होता है या लाल होता है वैसा नहीं है। अब ये बार बार इन्होंने, अब अनयूजुअल टेम्पल है तो आंखों में भी आ गया, तो याद रह गया। बट वो देख रहे हैं कि आगे से वो लेफ्ट ले रहे हैं और दो ही रोड जा रही है, पहाड़ों पे बहुत ज्यादा रास्ते तो होते नहीं है। इस साइड जा रहे हैं तो भी वापस घूम के यही टेम्पल आ रहा है, दूसरी साइड जा रहे हैं तो भी वापस घूम के वही टेम्पल आ रहा है, ठीक है। एंड जब वो उस टेम्पल के अंदर गए तो जो डेइटी थी वहां पे, मतलब एट वन पॉइंट उन्हें ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, थक गए, और कुछ ऑब्वियसली कुछ आपको फील भी हो जाता है कि ये तो कुछ अननेचुरल है ना, अनयूजुअल है कि हम लेफ्ट ले रहे, राइट ले रहे, हम यही घूम के आ रहे, कोई दिख नहीं रहा जिससे हम रास्ता पूछ लें या क्या। एंड जब वो उस टेम्पल के अंदर फाइनली उन्होंने सोचा कि शायद हमें कोई अंदर मिल जाए जिससे हम वो करें, तो वहाँ पे जो डेटी की जो देवी देवता जो भी थे, वो अजीब सी एक मूर्ति, काले रंग की, काले पत्थर की, और बहुत ही पुरानी, जैसे बहुत सारी चीज़ें उस पर गिरी हुई हैं, मतलब सिंदूर, धूप वगैरह वगैरह, पर वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, कौन से देवी देवता, किसकी मूर्ति है, क्या है। और अजीब सा वही फीलिंग, सफोकेशन जैसी या उल्टी जैसा उनको फील होने लगा वहाँ पे। तो अब इनके साथ इनके पेरेंट्स भी थे, तो ये मतलब जाहिर सी बात है कि काफ़ी घबरा गए। एंड बाहर आकर के काफ़ी देर पैदल चलने के बाद इन्होंने सोचा हम पीछे की तरफ, जहाँ से हम आए हम वहीं नीचे चलते हैं, और हम इस बार कार में नहीं जाएंगे, हम इस बार हो जाएंगे। तो ये काफ़ी देर नीचे गए, अपने माँ बाप भी इनके एजेड थे उसके साथ। फिर फाइनली इन्हें कहीं तो जाकर के एक वो बंदा दिखा, तो उसने बोला कि अरे आप वहाँ कहाँ पहुँच गए। तो उसने बोला कि आप छोड़ो, आप गाड़ी को टो करवा लेना, आप जिस जगह जाने का वो आए थे उसका रास्ता तो पीछे, बहुत पीछे आप कट छोड़ा है। उसने कहा कि पर हमें मैप नहीं दिखा था। कहता है यहाँ मैप नहीं काम करता, यहाँ पे मैप सारा जाम हो जाता है या फिर मतलब डिसफंक्शन हो जाता है, आप यहाँ से मत जाओ। तो उसने पूछा वो मंदिर ये वो, तो उस बंदे ने कुछ बोला नहीं, बट उसके ना एक पॉइंट पे गुस्सा और वो साफ था उसके चेहरे पे। उसने कहा मैं कह रहा हूँ ना, आप जाओ यहाँ से, वो गाड़ी जो भी है आप उसके वो भेज के किसी से टो करवा लेना, वो कर लेना, वहाँ मत जाओ आप। उसने कुछ बताया नहीं कि वो क्या है, बस उसने इतना बोला, मतलब थोड़ा उसके चेहरे पे गुस्सा और डर था कि आप मत जाओ। और फिर थोड़ा मतलब जैसे वो जाने लगे तो उसने सुना कि वो थोड़ा एसएमईज में ऐसे बोल रहे थे कि ये लोग समझते नहीं है आजकल के, आ जाते हैं शहरों से उठ के, जैसे एसएमईज और बांग्ला थोड़ी कॉमन वो है ना, तो थोड़ा बहुत शब्द समझ में आता है, जैसे अब हमें थोड़ी बहुत हरियाणवी या पंजाबी समझ में आती है। तो उन्होंने सुना कि वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे कि आ जाते हैं उठ के, ये वो पता होता नहीं है कुछ, कहाँ से आ जाते हैं शहर वाले ये। तो ये सब बातें जब उन्हें सुनी तो उन्हें लगा कि कुछ हमने कुछ गलत जगह हम आ गए थे।
एंड देन उन्होंने नीचे जाके वैसा ही किया, उन्होंने कोई कैब वगैरह ली, वो अपने ट्रिप पे भी नहीं गए जहाँ पे जा रहे थे, सीधा जहाँ से आए थे उन्होंने वापस वहीं की कैब कर ली, और फिर आई थिंक अगले दिन उन्होंने किसी तो टो पिकिंग या कार पिकिंग उससे करके अपनी गाड़ी जो है टो करवाई और उसको जैसे तैसे वापस लाए नीचे की साइड। तो ये एक इंसिडेंट था। तो ऐसे ये जब मैंने इसके बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई एंटिटी नहीं थी और मेरी बुक्स एंटिटीज पे बेस्ड है, तो मैं इसको ले नहीं पाई, बट मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। अगेन तो मेरा रिसर्च का फॉर्मेट ये था कि मैं लोगों से भी बात करती थी, मैं इंटरनेट पे भी सर्च करती थी वेरीफाई करने के लिए क्लेम्स कि क्या कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन कितना फेंक रहा है या कौन कहानी सुना रहा है। तो लोगों ने मतलब ऐसा एक्सपीरियंस करा हुआ है, और एक जगह नहीं, अलग अलग जगह। अब ये किसी तरह की कोई एंटिटी है जिसके बारे में हमें शायद अभी नहीं पता, कोई टाइम लूप है, कहीं कोई पोर्टल है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग अलग, ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र में अलग अलग, किसी ने राजस्थान में सेम चीज़ महसूस करी है, किसी ने मध्य प्रदेश ने, किसी ने सतपुड़ा के जंगल के आसपास महसूस करा है। तो बहुत सारी लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे ये चीज़ें हुई हैं। तो कनिका, ये जो एंटिटीज होती हैं, ये इनका इंटेंशन क्या होता है? व्हाई आर दे प्लेइंग विथ यू? कि लूप बना लिया या फिर कुछ सामान गिरा दिया, मतलब उनका मेन इंटेंशन है क्या? वो आपसे चाहते क्या है? देखिए, जितना मेरी नॉलेज और जो मैंने अपना पढ़ा है या समझा है, उसके हिसाब से दो तरह की मेजरली आप एंटिटीज कह सकते हो हैं। एक तो जो सोल्स हम बोलते हैं, जो आप में, मेरे में, हर एक में हम सोल्स हैं, है ना। मरने के बाद बॉडी तो रह जाती है, पर सोल हमेशा रहती है। Right. तो अब ये क्या होता है कि किसी की कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है ना, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, या कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है, नेचुरल भी डेथ हुई बट आपके बहुत सारे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रह गए। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि सोल्स अपना अंतिम यात्रा पे नहीं जा पाती, या जहाँ भी उनको जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाती वो, ठीक है, वो यहीं रह जाती है। इस दुनिया में बहुत सारे आयाम हैं, ज़रूरी नहीं हमें हर कोई आंखों से दिखें। आयाम बोले तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं रेल्म्स, या बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, डायमेंशंस हैं, है ना। तो वैसा, तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें हर कोई आंखों से दिखे, हर एक का अपना एक अस्तित्व है। हम लोग उसमें रह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो किसी और डायमेंशन में रह रही हैं, है ना। तो जहाँ उन्हें जाना चाहिए ना, वो वहाँ ना रह के हमारे डायमेंशन में अगर फंस गई हैं, तो आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे लिविंग चाहे डेड, वो अपनी प्रेजेंस, अपनी बात फील कराने की कोशिश करता है, ठीक है, सबको, क्योंकि कभी तो वो भी इंसान थे। तो मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन तो उनको भी मन करता होगा कि हम फील कराएं, या हमारे साथ क्या हुआ है हम बताएं, किसी को कम्युनिकेट करें। तो वो कैसे करेंगे? वही जो हमने बात करी कि बहुत कोशिश करते हैं वो अपनी प्रेजेंस फील कराने की। मे बी अगर एनर्जी है तो लाइट्स वगैरह के फॉर्म में, या आपको मेंटली कुछ कम्युनिकेट करके जो आपको थॉट्स आने लगते हैं, आपको कुछ फील होता है। समटाइम्स आप बता नहीं सकते, कुछ वर्ड्स में नहीं बता सकते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर आपको एक फीलिंग आती है अंदर से, नेगेटिव, पॉजिटिव, डरावनी, व्हाटएवर। तो उस वे में वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। ये हो गई एक टाइप के ब्रॉड कैटेगरी सोल्स की, जो पास ऑन नहीं कर पाई हैं, मूव ऑन नहीं कर पाई हैं। दूसरी एंटिटी होती है जो कि टोटली ईविल है। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज़ में खासतौर पे इनको बोलते हैं अनबॉर्न ईविल, सेटन, है ना, जो कि जिनका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, जिनका एग्जिस्टेंस ही बस ईविल के लिए है, कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, गॉड है तो सेटन भी होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इनका बस एक ही, इनको एक तरह से कह सकते हैं कि इनको अच्छा लगता है, इनको किक मिलता है लोगों को परेशान करने में। सेडिस्ट होती हैं ये बेसिकली, कि किसी की तकलीफ से ही इनको एनर्जी मिलती है, मज़ा आता है, उनका एग्जिस्टेंस का मतलब ही वही है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी करेगी बस आपको परेशान करने के लिए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी होती है रिस्पेक्टिव टू सोल्स, जो सोल्स की हमने बात करी। तो ये एक चीज़ है। ये जो इविल एनर्जीज है, सेटन जिसका हम बोल रहे हैं एनर्जीज है, शायद इन्हीं एनर्जीज को हम नाम देते हैं जिन, जिन्नात, शायद ये सब है। तो ये नाम कहाँ से आते हैं? मतलब इनका क्लासिफिकेशन किया है किसने? देखिए, हर एक की अपनी अलग माइथोलॉजी है, हर एक का अपना अलग कल्चर है,
और हर एक के अपने, अगर गॉड है तो उनके अपने अलग इवल्स भी हैं, है ना। जैसे जिन की आपने बात करी, अब जिन में मैं कोई बहुत इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, बट जितनी मेरी नॉलेज मैंने अपनी बुक में मेंशन करा, एक स्टोरी है जिन के ऊपर है वो। तो जो इस्लामिक फोकलोर्स में ये बोला गया है कि इनको अल्लाह ने ही बनाया है, ठीक है, और इंसान को उन्होंने मिट्टी से बनाया है, शायद जिन को उन्होंने आग से बनाया है। तो ये उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड एक एंटिटी है। इनका पर्पस यही है, आई थिंक, लोगों को ये टाइम टू टाइम फील कराते रहते हैं कि अगर मैं हूँ तो भगवान भी है, या अल्लाह भी है, या है ना, या गुड बैड है तो गुड भी है। और लोगों को आई थिंक इन अ वे पुश करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी इतनी भयानक ट्रेजेडी से या किसी ऐसी चीज़ से ना गुजरो, आप अपने जो भी आपके रिस्पेक्टिव गॉड है उनके करीब नहीं हो पाते। तो ये तो मुझे इनकी एग्जिस्टेंस का वो लगता है। जैसे एक एंटिटी है जूइश फोकलोर से, वो मैंने ली है, डिबिक करके, इसका नाम है DYBUK प्रोनाउंस करते हैं इसको, लिखते हैं इसको, बट प्रोनाउंस इसको डिबिक करते हैं। अच्छा। अब इनका क्या है कि जूइश उसमें भी एक फॉर्म है, तांत्रिक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, या वो कह लो कबाला। अच्छा। तो जो लोग कबाला प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो लोग ऐसे मानते हैं कि दुनिया में एक ईवल कर्स भी जो है वो भगवान की प्रेजेंस के साथ साथ, या जो भी, मतलब मैं भगवान बोल रही हूँ बिकॉज दैट्स कन्वीनियंट टू मी, जो भी उनके मतलब गॉड है उनके प्रेजेंस के अलावा आया। नाउ उनका मानना है ये कर्स अपने आप को, ये लिविंग नहीं था कभी भी, ये किसी भी चीज़ से अटैच कर लेता है, और किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी, स्पेशली जो थोड़ी एंटीक है, कोई डायरी हो गई, कोई बॉक्स हो गया। जैसे डिबिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, अगर आप लोग गूगल भी करेंगे तो शायद अमेजोन US वगैरह पे आपको डिबिक बॉक्स लोग बेचते हुए दिख जाएं, ईबे पे, इन सब जगह पे, क्रेगलिस्ट पे वगैरह पे लोग बेचते हुए दिख जाएं। ये डिबिक बॉक्स क्या है कि लोगों का मानना है कि कुछ तांत्रिक वगैरह इस नेगेटिव एनर्जी, कर्स, कुछ भी कह लो, इसको स्टोर करने के लिए इसको लॉक कर देते थे एक बॉक्स के अंदर। जैसे हम सब ने वो कहानियां या हॉरर स्टोरी सुनी होंगी जिसमें किसी प्रेत आत्मा को एक दरवाजे के अंदर तंत्र मंत्र करके, ताला लगा के, तलवार लगा के बंद कर दिया जाता है, में ही बंद कर देते हैं। हाँ, या जिनी के हमने बॉटल में सुना है। तो ऐसे ही इसका माना गया है कि इनको इस बॉक्स वगैरह में बंद कर देते हैं। और इसको ये मतलब काफ़ी, ये डिबिक बॉक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, इसमें बहुत सारे लॉक्स कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें अलग 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 करके बॉक्स के चीज़ें खुलती हैं। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर दूँ, छोटे लाइक बच्चों का जो पेंसिल बॉक्स आता था 90s में, जिसमें एक बटन दबाओ तो ये वाला सेक्शन खुलेगा, दूसरा दबाओ तो ये, आप थोड़ा सा वैसे ही समझ लो सिंप्लिसिटी के लिए कि ये वैसा ही होता है। बहुत कॉम्बिनेशन से अलग 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 सेक्शंस खुलते जाते हैं, और जब आप पूरा उसको अनलॉक कर देते हो ना, तो वो जो स्पिरिट है वो भी आज़ाद हो जाती है। और इसके ऊपर आई थिंक एक मूवी भी आई है इंडिया में भी, क्योंकि जूस इंडिया में भी हैं बहुत, इंडिया तो मल्टीकल्चरल है, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक मूवी इस वाले एंटिटी के ऊपर बनाई है। तो जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो मूवी भी देख सकते हैं। तो ये उनका मानना है जूइश फोकलोर का, तो वो उनका इविल एंटिटी का फॉर्म है, या उनका कह लो ब्लैक मैजिक कर्स का फॉर्म है। तो इस तरह से हर एक कल्चर के ना अपने कुछ दंत कथाएं, फोकलोर्स या ऐसे सब है। तो ये इनका कोई ना टाइम पीरियड आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये दे आर एज ओल्ड एज टाइम, ये चलते चले आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मुज़बानी या फिर अब लिटरेचर की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो बस यही है। कनिका, जिनी और जिन क्या ये सेम है? हाँ, आई थिंक ये सेम ही है। आई थिंक जिनी तो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज वर्जन है उसका, और उसको थोड़ा सा आई थिंक क्यूट बना दिया है विद कार्टून्स और वो सब। बट जो जिन, जो एक्चुअल जिन कुरान में मेंशन है, वो एक बहुत कोई प्यारी एंटिटी नहीं है। ये एक अलग, जैसे हम अगर अपने उससे रिलेट करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारे उसमें मानते हैं कि भगवान ने ही देवताओं का, इंसान का, यक्ष, यक्षनी, राक्षस, ये सब अलग अलग क्या बोल सकते हैं, इनको जातियाँ बोल सकते हैं ना, पर निर्माण उन्होंने ही करा है। तो ऐसे ही ये अलग 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 एंटिटीज़ हैं जो इंसान बनाया अल्लाह ने कुरान के अकॉर्डिंग, ये बनाया इविल एंटिटी। तो ये सब है तो एक अलग जाति ही, बट थोड़े से इनके पास पावर्स ह्यूमंस के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, थोड़े से टेरिफाइंग होते हैं, और नॉन ह्यूमन एक एंटिटी है बेसिकली। तो इनसे कोई मिक्स करना बहुत लाइक दो अलग अलग, उसका मिक्स करना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए
इनके यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं कि आप जैसे बोला जाता है कि कभी भी किसी ग्रेवयार्ड में या किसी कूड़े कचरे की जगह आप आप जाओ मत अकेले, या यूरिनेट मत करो, क्योंकि वहाँ पे जो है इनकी प्रेजेंस होती है। और फिर आप क्या करते हो कि एक तरह से वो पोर्टल खोल देते हो मिक्सिंग का, कि आपसे इंटरेक्ट करें, आप इनसे इंटरेक्ट करो अननोइंगली। तो वो नहीं करना चाहिए। जिनको हम एज अ खतरनाक एंटिटी जानते हैं और मानते हैं, कई स्टोरीज मैंने नरेटर्स को नरेट करते हुए सुना है कि जिन एक्चुअली आपकी ख्वाहिशें शायद पूरी करती हैं, आपके कान में कुछ बता देती हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि ये आपको हार्म करने के लिए है, आपकी मदद करने के लिए है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, अगर ये आपकी कोई हेल्प भी कर रही है, इनका हमेशा कोई इविल पर्पस रहता है या कोई अल्टीरियर मोटिव रहता है। मतलब इनका क्या फ़ायदा है ना, कोई आपकी हेल्प क्यों करेगा? जब इंसान की हेल्प बिना फ़ायदे की नहीं करते, तो ये तो अगेन एक एंटिटी है जो अपने आप को फार मोर सुपीरियर और ताकतवर समझती हैं ह्यूमंस के मुकाबले। तो अगर आप इनको कंट्रोल कर रहे हो या अगर आप इनसे कोई गेन निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये भी अपना वो चाहेंगी। तो जैसे हमारे उसमें भी बहुत लोग कर्ण पिशाचनी की बात करते हैं। तो जो आपने कान में बोलने की बात करी, तो उससे मुझे जैसे कर्ण पिशाचनी का भी याद आया। तो यही अगेन मेरी रिसर्च के दौरान मैंने पढ़ा था कि काफ़ी लोग कर्ण पिशाचनी को साधना चाहते हैं। साधने का मतलब है कि वो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, तंत्र विद्या ये करते हैं, बहुत उसकी एक बहुत डिफ़िकल्ट क्रिया होती है जो कि लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने शास्त्रों से उठाई है, जो भी है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो लोग उसको साथ भी लेंगे, है ना, अगर कोई कंटिन्यूसली, इनका क्या है कि वो आपके कान में ऐसा बोला जाता है कि आपके कान में कंटिन्यूसली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताती हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं इससे बिजनेस में अपनी बहुत तरक्की कर लूँगा, बट क्या आप कंफर्टेबल हो इसके साथ अगर वो आपको आपकी हर रोज़ आपकी मौत की डेट भी बताए कि आज तुम्हें कुछ हो सकता है या तुम्हारा टाइम तो आने वाला है? कोई रीज़न है कि भगवान ने उसे छुपा हुआ रखा है, तो उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये ही ड्रॉबैक होता है ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने का, चाहे वो जिन हो चाहे वो कुछ हो। इनकी मदद या इनसे जो भी आप गेन चाहते हो ना, इट कम्स एट अ कॉस्ट, और वो बहुत बड़ी कीमत कई बार आपको चुकानी पड़ सकती है। तो वो एक चीज़ है। करिका, हमारे शो पे तरह तरह के लोग आते हैं नरेट करने के लिए एंड सबसे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, और आपके साथ बात करने का जो मेन फ़ायदा है वो हम ऐसा उठा सकते हैं कि आप अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसे एंटिटी के बारे में बताइए जो कि हमने इंडियन ऑडियंस ने ज़्यादा सुना नहीं हो, या फिर इवन इफ दैट एंटिटी इज़ नॉट दैट न्यू, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ जो हमें भी लगे यार ऐसे तो नहीं पता था हमें। ठीक है, तो आई थिंक मैं एक एंटिटी नहीं, मुझे पता इसको क्या बोलना चाहिए, बट मैं एक किस्सा बताती हूँ जो मैंने सुना अपनी रिसर्च के दौरान और मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने वैसा कुछ कभी सुना नहीं था। और जब थोड़ी सी रिसर्च करी तो दो ही, मतलब आप सोच सकते हो सिर्फ दो उसके एग्जाम्पल्स मुझे दिखे। एक कहीं यूएस पेंसिल्वेनिया में एक घर है और एक यहाँ अपने इंडिया में मुक्तेश्वर में एक घर है। तो अब मुक्तेश्वर वाले घर की बात पहले बताती हूँ, उसी से क्योंकि रिलेटेड है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक कॉलोनियल बंगलो है मुक्तेश्वर के पास, ठीक है, जिसे कि प्री इंडिपेंडेंस बनाया गया था, बट इंडिपेंडेंस के बहुत बाद तक भी वो खंडर पड़ा रहा। क्यों पता नहीं, कहते हैं कि कभी जिम कॉर्बेट भी उसमें जाया करते थे और उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए हैं क्या, ठीक है। उसके बाद उसको 90s में इतने सालों बाद एक किसी मेहता फैमिली ने खरीदा। अब इस घर के बारे में क्या बात प्रचलित है कि ये ना घर आवाज़ें खा जाता है, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन था कि ये क्या, मतलब ये कैसी भूत या एंटिटी है। अब इसमें क्या है कि इस घर में ना साइलेंस ही मेन रहता है। अब सोचो कि कितनी अजीब बात है कि वो फैमिली वहाँ जा रही है, ठीक है, घर के अंदर जाते ही वो गेट, बड़ा सा आयरन का गेट क्रॉस करने के बाद ही उनके कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। लाइक वो भौंक ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अच्छी भली पूजा पाठी फैमिली, 4 लोग, मियाँ बीवी 2 बच्चे, वो पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, या पूजा करते भी हैं तो उनकी सारी घंटियाँ टूट जाती हैं। उस घर में आवाज़ नहीं रह सकती। इतना अजीब कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम लोग अगर उस घर में हैं, हम लोग वो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं,
हमारी कॉन्वर्सेशंस ना मिडवे ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कुछ कहने लगूंगी, मानस तुम्हें पता है ये, एंड देन मैं भूल जाऊंगी या शब्द ही नहीं निकलेंगे। सिमिलरली आप धीरे धीरे करके ये घर क्या करता है कि आपको बहुत अकेला कर देता है, क्योंकि सारी आवाज़ें, शोर शराबा सब खा जाता है। और घर में जो 4 लोग हैं वो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या, आप देख रहे हो मेंटली आप कितने आइसोलेटेड। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप और एक्सप्लेन करें। हाँ, ये मतलब आपके थॉट्स को खा जाती है कोई चीज़ कि आपके पास कुछ शब्द बचे नहीं है, या फिर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं एंड जुबान चल नहीं रही है? आप बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी जुबान चलेगी नहीं, आप अपने थॉट्स भूल जाएंगे किसी भी वे में। ये साउंड को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ तक कि जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से इस फैमिली ने 1-1.5 साल बाद किसी पंडित को भी बुला के वहाँ पे कुछ पूजा पाठ या शुद्धिकरण वगैरह कराने की कोशिश करी। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने भी जब अपने मंत्र बोलने की कोशिश करी तो उनके मुंह से मंत्र ही नहीं निकले। यहाँ तक कि उन्होंने अपना शंख बजाने की कोशिश करी तो शंख की आवाज़ नहीं निकली। मतलब किसी भी तरह की साउंड इस घर में मतलब नहीं है। आखिरकार थक के वो दंपति मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद उस घर के वो चले जाते हैं कहीं और, ऋषिकेश शिफ्ट हो जाते हैं जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट वो ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग मेंटल थे, पागल हो चुके थे, इतना मतलब अकेले और आइसोलेटेड रह रह के। उसके बहुत सालों बाद कोई भूला भटका व्यक्ति उस खंडर घर में कभी रात बिताने के लिए रुक गया या वहाँ पे रुक गया, तो अगले दिन वो अजीब सी हालत में बाहर मिला है पुलिस को। और उससे भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा था, बस वो गेट के पास से डरा वो बैठा हुआ था। और उसने कहा था कि वो सारी आवाज़ें खा जाती है और फिर कान में आके यहाँ बोलती है कि तुम यहीं रुको। उसको हल्का सा कान में ऐसा सुनाई दिया कि तुम यहीं रुको। और ये जो फैमिली का, लेट्स से मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती, बट लेट्स से मेहता फैमिली का एग्जाम्पल हम छोड़ दें, तो जो बाद में मैंने बताया ना कि मैंने गूगल करा, तो पेंसिल्वेनिया वाला जो यूएस का जो घर आया, तो बेसिकली मैंने गूगल किया था। मैं ये भी बता देती हूँ, हाउस दैट ईट्स साउंड। ठीक है, ऐसा करके मैंने कुछ गूगल किया था। तो उसके बाद जो इस दूसरे घर का वो आया, उसमें भी ये चीज़ कॉमन थी कि ये इलैबोरेट एक्सपीरियंस नहीं, बट कि वहाँ पे कोई भी आवाज़ या कुछ भी सुनाई नहीं देती, काम नहीं करती, और एक हल्का सा बस विस्पर आके कानों में बजता रहता है कि स्टे। मतलब ये किसी इंग्लिश में किसी ने लिखा था, तो मैं वो वर्ड एग्जैक्टली बता रही हूँ कि दे जस्ट विस्पर इन माई ईयर, स्टे। That's it. तो ये मुझे बहुत क्रीपी लगा था एक्चुअली। कनिका, बहुत इंटरेस्टिंग हमने बातें की, नॉट जस्ट स्टोरीज बट आपकी लर्निंग्स फ्रॉम योर रिसर्चेस, डिफरेंट एंट्रीज के बारे में, प्लस हमने कहानी का या फिर पॉडकास्ट का जो अंत था बड़े इंटरेस्टिंग नोट से किया कि कोई ऐसी एंटिटी या फिर वॉट एवर दैट इज़ देयर वो आवाज़ खा जाती है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं इतना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आपके पास किसी भी तरह की रिसर्च वर्क से कुछ नया पता लगता है, डेफिनेटली हमें एक बार बस मैसेज करिए और हमें मज़ा आएगा आपसे बात करके। एंड ऑन दैट नोट मैं अपनी ऑडियंस से इतना कहूँगा कि कनिका बहुत बढ़िया स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ लिखती हैं। शी इज़ अ राइटर। उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है मुझसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डू चेक आउट हर इंस्टाग्राम, उनके जो भी बुक्स हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड इसी के साथ मैं कनिका से जानना चाहूँगा कि पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते कुछ भी आप अपने ऑडियंस, अपने रीडर्स या फिर हमारी ऑडियंस से बोलना, समझाना चाहते हैं, प्लीज़। मैं बोलना चाहती हूँ कि इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग देश है। स्पेशली इतना रिच है फोकलोर में, कल्चर में, अलग अलग स्टेट्स, उनके अलग अलग कल्चर, उनकी अलग अलग दंत कथाएं और अर्बन लेजेंड्स। तो बहुत मज़ा आता है मुझे इंडिया में बैठ के रिसर्च करने में और ऐसा सब जानने में। अभी तो इतनी सारी बातें हैं जो इस बुक में तो आप एक लिमिटेड ही चीज़ लिख सकते हो, है ना, बट इतनी सारी स्टोरीज़ हैं जो रिसर्च के दौरान सामने आई। मैंने आपसे जिक्र किया भूतों की बारात और पता नहीं क्या क्या, अलग अलग कोनों में, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर किसी ने वो कश्मीर में फील करा है तो कोई एक कहीं कन्याकुमारी से भी बोलेगा कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि लोकेटेड है एक ही जगह, फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स लोगों का सिमिलर, जैसे वो लूप वाला मैंने बताया एक्सपीरियंस हो रहा है, या
यू नो ये तो खैर घर वाली बात तो काफ़ी यूनिक थी, बट इस तरह के छलावा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स तो बहुत कुछ है यहाँ लिखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए। बस ये है कि आप कितने के लिए रेडी हैं और आप कितना जानना चाहते हैं। विद दैट नोट मैं इतना कहूँगा कि इस वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।